हाय गाइस, माय नेम इज़ चंद्रशेखर बरोला और मेरा नंबर है 9899123008 और हम पढ़ रहे थे इन्फॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट और इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट का ये एक पार्ट है। और इन्फॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट में हमने ये पढ़ा था कि जो सीनियर मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन्फॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट की, लोअर आदमियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। क्योंकि इन्फॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट वहाँ पर आता है, वहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है जहाँ पर ऑटोमेशन एक लेवल का बढ़ जाता है। और ऑटोमेशन उन लेवल का बढ़ जाता है जहाँ पर आईटी एक तरह से बढ़ जाती है। और हम उस तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन इस एक्सट्रीम तक पहुँचने वाला है। टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन सो एक्सट्रीम कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ही रहेगा, नीचे के सारे मैनेजमेंट जो है ऑटोमेट हो जाएंगे। नीचे के सारे जो है ऑपरेशनल लेवल और टेक्टिकल लेवल में ऑटोमेशन होगा। सबसे पहले ऑपरेशनल लेवल में ऑटोमेशन होता चला जाएगा और फिर उसके बाद टेक्टिकल लेवल में होता चला जाएगा। और वो हो रहा है, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सा पहले क्या होता था, अकाउंटिंग का पूरा डिपार्टमेंट होता था और आज भी होता है, लेकिन ऐसा आज कम लोग होते हैं क्योंकि आज ERP आ गई है, वर्ल्ड वाइड ERPs आ गई हैं और उसमें से रिपोर्ट्स निकलने लग गई हैं, एफिशिएंट हो गए हैं। तो इस वजह से रिस्क भी बढ़ गया है, ऑटोमेशन की वजह से रिस्क बढ़ गया है, ऑटोमेशन की वजह से एफिशिएंसी बढ़ी है लेकिन रिस्क बढ़ा है। और कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स पैदा हो गए हैं। पहले ये कॉन्सेप्ट्स थे लेकिन ऐसा कॉन्फिडेंशियलिटी उतनी ब्रीच नहीं होती थी। अवेलेबिलिटी हमें पता है कि अवेलेबल हो जाएगा, हमारे पास अगर बुक्स रखी हुई हैं तो वो अवेलेबल हो जाएंगी। जनरली गोडाउन में जाना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पुरानी बुक्स हैं, अगर नई बुक्स हैं तो सामने पड़ी होंगी, पुरानी बुक्स हैं तो गोडाउन में जाना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अवेलेबिलिटी की एक सर्टेनिटी थी, कॉन्फिडेंशियलिटी की एक सर्टेनिटी थी, इंटेग्रिटी की एक सर्टेनिटी थी। लेकिन आज की डेट में ये सारी कॉन्सेप्ट इसीलिए आए क्योंकि ये अनसर्टेन हो गए, कॉन्फिडेंशियलिटी अनसर्टेन हो गई। अचानक एक राजनेता का एक वीडियो निकलता है और वो दुनिया में वायरल हो जाता है। अचानक कोई आदमी कुछ कर रहा होता है और वो वायरल हो जाता है। आपने सुना होगा वायरल हो गया, वीडियो वायरल हो जाते हैं। तो कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो रही है, जगह जगह ब्रीच हो रही है। मालूम पड़ा आपका विकी लीक्स खड़ा हो जाता है। विकी लीक्स क्या करता है, दुनिया के टॉप मोस्ट पावरफुल कंट्री अमेरिका के सीक्रेट लीक्स कर देता है। वन फाइन मॉर्निंग उसके सीक्रेट्स लीक होने लगते हैं विकी लीक्स में और वो वायरल हो जाते हैं, रुक पाते हैं। एक सेकंड में वो दुनिया के कोने कोने में पहुंच जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपके रिस्क बढ़ गया है, इन्फॉर्मेशन रिस्क बढ़ गया और इन्फॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ी है। तो आज की डेट में मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ी है। तो हमने पढ़ा था इन्फॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है कि सबसे पहले कि हम एसेट को क्लासीफाई करते हैं, फिर उसको बाद क्रिटिकलिटी के अनुसार क्लासीफाई करते हैं और उसके बाद हम थ्रेट्स के बारे में पता करते हैं और थ्रेट्स को मैप करते हैं कि उस एसेट के अगेंस्ट कौन कौन सी थ्रेट्स हैं और फिर रिस्क असेसमेंट करते हैं। रिस्क असेसमेंट और रिस्क मैनेजमेंट अलग है, ये हमने पढ़ा था, हमें ब्रेन में ये कमिट करने की ज़रूरत है। रिस्क असेसमेंट और रिस्क मैनेजमेंट अलग है। रिस्क असेसमेंट में रिस्क को असेस कर रहे हैं और फिर उस असेस्ड रिस्क को हम बाद में जाके मैनेज करेंगे। तो रिस्क असेसमेंट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एसेट की डिटेल है, एसेट का क्लासिफिकेशन है और थ्रेड्स के बारे में हमारी जानकारी है। अब हम रिस्क असेसमेंट पर आते हैं। रिस्क असेसमेंट पर आने के लिए हमें वनरेबिलिटी के बारे में हम जानते हैं, हम वनरेबिलिटीज़ के बारे में पता लगाते हैं, उसके बाद लाइक्लीहुड पता लगाते हैं, इम्पैक्ट एनालिसिस करते हैं, इम्पैक्ट क्या होगा और उसके बाद फाइनली हम जो है रिस्क मैनेजमेंट की तरफ बढ़ते हैं। रिस्क मैनेजमेंट में स्ट्रेटजीज़ हमने पढ़ी थी, रिस्क मैनेजमेंट की क्या क्या स्ट्रेटजीज़ हैं, किस तरह से अगर रिस्क अवॉइडेंस, रिस्क ट्रांसफ़र, रिस्क रिडक्शन या रिस्क मिटिगेशन या रिस्क एक्सेप्टेंस। और हमने ये जाना था कि रिस्क रिडक्शन या मिटिगेशन तो हो सकता है, रिस्क एलिमिनेशन होना बहुत मुश्किल है। 100% रिस्क तो हो ही नहीं सकता, एलिमिनेट नहीं हो सकता, ये एक इम्पॉसिबल सी चीज़ है। उसके बाद हमने ये जाना था कि रिस्क को मिनिमाइज़ करने के लिए, एक्सेप्टेबल लेवल लाने के लिए हमें कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे। और सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि हम रिस्क को उतने लेवल तक लेकर आएँ के लिए उसी हिसाब से कंट्रोल लगाएं। मतलब कंट्रोल उसी टाइप से लगने चाहिए क्योंकि कंट्रोल की एक कॉस्ट होती है उतनी, क्योंकि कंट्रोल्स जैसे जैसे आप कंट्रोल्स लगा रहे हैं वैसे वैसे रिस्क कम हो रहा है लेकिन कॉस्ट हो रही है। तो रिस्क की जो कॉस्ट है वो कंट्रोल्स की कॉस्ट से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। कई जगह पर हमें कॉस्ट पर्सपेक्टिव से नहीं देखना पड़ता है, जैसे गुडविल है कंपनी की, उस पर्सपेक्टिव से देखना पड़ता है। लेकिन कंपनी क्या कर रही है, बेसिकली ये कमर्शियल कंसर्न है। गुडविल भी उसकी कॉस्ट में अफेक्ट करेगा, उसके प्रॉफिट्स में अफेक्ट करेगा।
तो वो भी एक तरीके से कॉस्ट पर्सपेक्टिव से लेकर हम उस इनडायरेक्ट कॉस्ट पर्सपेक्टिव से लेकर चल सकते हैं। उसके बाद हमने एक कंट्रोल फ्रेमवर्क की बात की थी कि ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल फ्रेमवर्क होना चाहिए। कंट्रोल्स तो होने चाहिए, लेकिन एक कंट्रोल का फ्रेमवर्क भी होना चाहिए। कंट्रोल फ्रेमवर्क में क्या होगा, हमने ये जाना था कि टॉप मैनेजमेंट को नॉलेज होनी चाहिए और टॉप मैनेजमेंट में वेस्टेड इंटरेस्ट बैठे नहीं होने चाहिए, वो सपोर्ट करें। सपोर्ट कब करेंगे, जब वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होंगे टॉप मैनेजमेंट में। उसके अलावा और भी चीज़ें पड़ी थी कि सिक्योरिटी की अवेयरनेस होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, सारे एसेट्स के बारे में, सारी सिक्योरिटीज़ के बारे में हमें पता होना चाहिए, और उसी के थ्रू हम एक इफेक्टिव कंट्रोल इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकें। यानी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, सबको कंट्रोल्स के बारे में पता हो, रिस्क के बारे में अवेयरनेस हो, और एक पर्टिकुलरली सेंट्रलाइज कमेटी हो जो ये सारा काम कर रही हो। रिस्क मैनेजमेंट सेंट्रलाइज्ड टॉप मैनेजमेंट कमेटी जो है वो ये सारी चीज़ें कर रही हो, एक बार पॉलिसी बन जाए तो वो उसको ड्राइव कर रही हो। इसके बाद हमने ये देखा कि पहले फाइनेंशियल ऑडिटर्स आते थे, अब इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर भी आते हैं। आज की डेट में भी फाइनेंशियल ऑडिटर्स आते हैं, और वो फाइनेंशियल ऑडिटर तो आएंगे ही आएंगे। फाइनेंशियल ऑडिटर्स के लिए क्या इंप्लीकेशंस होगा, तो हमने ये देखा था कि फाइनेंशियल ऑडिट में क्या है कि कुछ नए रिस्क इंट्रोड्यूस हो गए, और जो इलेक्ट्रॉनिक पेपर ट्रेल बन गई है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक पेपर ट्रेल नहीं बनी है, पेपर ट्रेल एवोपोरेट हो गई है। तो यानी कि ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से नए रिस्क आ गए। मतलब एक रिस्क जो है वो तो ये है कि जो डेटा का रिस्क है, दूसरा रिस्क ये है कि ट्रेल का रिस्क है, ट्रेल ही खत्म हो गई। ऑडिट के पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे ऑडिट रिस्क बढ़ गया है। तो हमें ऑडिट रिस्क, क्योंकि हम ऑडिटर हैं, एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर हैं, ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं और जहाँ पर इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट होगा, तो हमें रिस्क उस लेवल तक लाना पड़ेगा, उस लेवल तक गिराना पड़ेगा, एक्सेप्टेबल लेवल तक गिराना पड़ेगा। कौन सा रिस्क? ऑडिट रिस्क। हम ऑडिटर हैं तो ऑडिट रिस्क को गिराएंगे। कंपनी के रिस्क को कौन गिराएगा? एक एक्सेप्टेबल लेवल तक लेकर आएगा, मैनेजमेंट लेकर आएगा। तो यानी दोनों जनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैनेजमेंट की ऐसे कंट्रोल्स लगाए कि रिस्क एक एक्सेप्टेबल लेवल तक आ जाए, ऑडिटर की ऐसे ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए कि ऑडिट रिस्क बहुत कम हो। क्योंकि ऑडिट रिस्क जो होगा, अगर वो ऑडिट रिस्क बढ़ गया तो आप गलत ओपिनियन देने लगोगे। तो एक आपको ओपिनियन एक्सेप्टेबली लो लेवल ऑफ ऑडिट रिस्क होना चाहिए। यही हमारा अकाउंटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड 5 जो इंस्टीट्यूट ने इशू किया है, वो यही कहता है। रिस्क असेसमेंट और इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में वो यही कहता है। वो ये कहता है कि ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑडिट ऑब्जेक्टिव सेम रहेगा, लेकिन ऑडिट प्रोसीजर्स चेंज हो जाएंगे। ऑडिट ऑब्जेक्टिव तो हमेशा वही था कि एसेट्स को सिक्योर करना। यहाँ पर एक और एसेट आ गया, डेटा एसेट आ गया है। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को मीट आउट करना, यानी प्रॉफिट कमाना, यहाँ भी वही ऑब्जेक्टिव है। और एफिशिएंटली एसेट्स का यूज़ करना, यहाँ भी वही ऑब्जेक्टिव है। तो ऑडिट ऑब्जेक्टिव सेम है, ऑडिट प्रोसीजर्स चेंज हो जाएंगे, सब्सटेंटिव कंप्लायंस प्रोसीजर चेंज हो जाएंगे। नॉर्मल ऑडिट की जगह कैट यूज़ किया जाएगा, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक किया जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर घुसना है, अब लॉजिकली घुसना है, फिजिकली आप नहीं घुस सकते। फिजिकली ऑडिट ट्रेल गायब हो गई है। इसके बाद हमारी स्टडी में ये बताया कि हाईली सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के फ़ायदे तो हैं, लेकिन इससे ऑडिट रिस्क बढ़ गया है। और चूंकि ऑडिट रिस्क बढ़ गया तो उसके रीजंस बताए गए कि क्यों ऑडिट रिस्क बन गया। सबसे पहले फेडेड अकाउंटेबिलिटी के बारे में बताया गया, और जिसको हमने पढ़ लिया था। फेडेड अकाउंटेबिलिटी के बारे में ये बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स कोई फिजिकल मार्क्स नहीं रखता है। मतलब किसने ऑथराइज किया ट्रांजैक्शन का ऑथराइजेशन। पहले क्या होता था कि कोई आदमी ने उसे साइन कर दिया डॉक्यूमेंट में, तो क्या होता था उसने ऑथराइज किया है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है। तो जब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस के लिए, और तो वही इंडिविजुअल को हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मानते थे। लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो गई। अब ऐसा है कि इलेक्ट्रॉनिकली आप उसे ऑथराइज कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिकली अगर आपने ऑथराइज किया तो आपके पास ट्रेल होनी चाहिए। मतलब वैसे ट्रेल होती है, लेकिन अगर मान लिया सपोज एक कोई ऐसा नया अकाउंटिंग पैकेज है, वैसे हर अकाउंटिंग पैकेजेस में आज की डेट में लॉग्स होते हैं, लेकिन अगर बाय द वे ये माना जाए लॉग्स नहीं है, तो क्या होगा? फेडेड अकाउंटेबिलिटी होगी, पता ही नहीं चलेगा किसने एंट्री डाली है।
तो हमारी स्टडी जो कहने की कोशिश करी है उसको समझने का ये तरीका है कि आज की डेट में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस डिपार्टमेंट 10-12 आदमी काम कर रहे होते हैं और एक कॉमन ड्राइव होती है, उसमें एक कॉमन फाइल होती है, एक कॉमन एक्सेल शीट वहाँ पर पड़ी हुई होती है और वो कॉमन एक्सेल शीट 10 लोग यूज़ कर रहे होते हैं। तो अचानक हो सकता है कोई उस एक्सेल शीट को एडिट कर लेता है, कोई यूज़ कर रहे होते हैं वो एडिट भी कर लेते हैं। तो उस टाइम पर ये पता नहीं चलता है कि किसने इसको चेंज किया है, कि डेटा किसने चेंज किया। तो उसके लिए क्या है कि एक्सेल शीट में आपके बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे आपका एडिट, आप पासवर्ड लगा दोगे एडिट नहीं कर पाएगा, केवल कॉपी कर पाएंगे दूसरे लोग। कई उसमें आप पासवर्ड लगा दोगे तो एक्सेल शीट ही ओपन नहीं कर पाएंगे। तो यानी इस टाइप के आप पासवर्ड्स लगा सकते हो, इस तरीके की चीज़ कर सकते हो। तो जब ऑडिट को आप प्लान करोगे तो आपको ये देखना पड़ेगा ऐसे कंट्रोल्स हैं कि नहीं है। अगर ऐसे कंट्रोल्स नहीं है, अगर लॉग्स नहीं है, तो अकाउंटेबिलिटी, फेडेड अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी, यानी अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी, अकाउंटेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रहेगी तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो हमारी स्टडी ये कहती है कि फेडेड अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी। तो फेडेड अकाउंटेबिलिटी के बारे में सबसे पहले हम ये बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो नेचर ऑफ ई ट्रांजैक्शन का नेचर ही ऐसा है कि वहाँ पर ट्रांजैक्शन फेड कर जाता है, वहाँ पर ऑथराइजेशन हमें पता नहीं चल पाता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नल्स हैं। बेसिकली क्या है, 0101 है। आप अगर एक किताब में या आप एक वाउचर में साइन करते हो तो क्या होता है कि वाउचर में आपके सिग्नेचर्स आ जाते हैं, जो आपके एक सिग्नेचर्स पहचाने जा सकते हैं, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जा सकती है। लेकिन ई रिकॉर्ड्स में क्या होता है कि ई रिकॉर्ड्स में आपका डेटा किस फॉर्म में रखा जाएगा, 010111 फॉर्म में रखा जाएगा। तो आपने उस रिकॉर्ड को आपने रिकॉर्ड को ऑथराइज़ किया, तो जब तक कि एक सेपरेट लॉग्स नहीं बनाए, सेपरेट प्रोग्राम्स नहीं बनाए, सेपरेट सॉफ्टवेयर नहीं है, तब तक आपका ये ट्रेल गायब हो जाएगा। ये ट्रेल गायब हो जाएगा किसने ऑथराइज़ किया इस ट्रांजैक्शन को। तो बाय इट्स वेरी नेचर ई रिकॉर्ड्स अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस क्रिएट कर देते हैं। मतलब आपने ऑथराइजेशन दिया है, फिर भी ऑथराइजेशन की ट्रेल नहीं है, तो कोई दूसरा भी ऑथराइज़ कर लेगा उसे। जैसे कि फॉर एग्जांपल कई जगह पर होता है, कई कंपनीज़ में होता है, मैंने कई जगह पर देखा है, सीनियर मैनेजमेंट जैसे पीएफ की पेमेंट करनी है, पर्टिकुलर चीज़ की पेमेंट करनी है, तो सीनियर मैनेजमेंट के पास पासवर्ड होता है, तो लेकिन वो जूनियर मैनेजमेंट को दे देते हैं कि यार ये पासवर्ड तुम यूज़ कर लो। कहने का मतलब ये है, वहाँ पर फेडेड अकाउंटेबिलिटी हो जाती है। सिग्नेचर करेगा तो अपने ही सिग्नेचर करेगा, वो कहेगा सर मैं आपके कैसे सिग्नेचर कर लूँ, लेकिन पासवर्ड वो दूसरे को पासवर्ड दे देता है, कहता है यार ये पासवर्ड डाल दो। तो वहाँ पर फेडेड अकाउंटेबिलिटी होती है। दूसरी बात है वनरेबिलिटी टू अमेंडमेंट, जो हमारी स्टडी दूसरा पॉइंट कहती है, सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के क्या रिस्क हैं उसके बारे में हमारी स्टडी बताती है, और ऑडिटर को इसको समझने और सावधान रहने के लिए वो कहती है, क्योंकि ताकि ऑडिट रिस्क ग्रो है। तो दूसरा वनरेबिलिटी टू अमेंडमेंट कहती है। वनरेबिलिटी टू अमेंडमेंट का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स बहुत ईजी तरीके से अमेंड किए जा सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अमेंडमेंट जो है बाय डिफ़ॉल्ट इनविजिबल होता है, ट्रेस नहीं रहता है किसी अमेंडमेंट का। तो कई बार ऑथेंटिसिटी ऑफ रिकॉर्ड्स पर क्वेश्चन आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, एक पर्टिकुलर चीज़ साइन हो रही है, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की एक पर्टिकुलर व्यक्ति ने साइन किया, तो इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति ने ऑथराइज़ किया। अगर एक सीनियर मैनेजमेंट में किसी ने साइन किया तो ऑथराइज़ किया, और अगर वो सिग्नेचर किसी ने फॉर्ज किए तो उस पर फ्रॉड का केस चलेगा, और फ्रॉड सिग्नेचर पहचाने जाते हैं। आदमी कह सकता है जी मैंने साइन नहीं किया, और लेकिन क्या होता है कि अगर एक कोई एक्सेल शीट रखी हुई है, कॉमन ड्राइव में रखी हुई है, और उसमें पासवर्ड्स वगैरह नहीं लगे हुए हैं, तो कोई भी आदमी उसको अमेंड कर सकता है। कई बार क्या होता है पासवर्ड्स भी लगे होते हैं, फ़ोन करके आदमी दूसरे को पासवर्ड दे देता है। सैटरडे संडे में कोई दूसरा बंदा जा रहा है, वो पासवर्ड दे दिए उसे, उसने कहा पासवर्ड क्या है, उसने कहा पासवर्ड ये, उसने एक्सेल शीट खोली, फिर उसके बाद वो पासवर्ड उसे याद रह गया, उसने उस पासवर्ड में से चेंजेस कर दिए। तो यानी कि उसने एक्सेल शीट में चेंज किया और फिर उसके बाद पता ही नहीं चला किसने चेंज की। उसे मना कर दिया बाद में कि मैं तो पासवर्ड तुमसे एक बार मांगा था, शायद मुझे लगता है कि तुमने चेंज कर दिया था, अब मैं सोच रहा हूँ ये पासवर्ड तो चेंज हो गया होगा, मैंने थोड़ी चेंज किया, जबकि उसी ने चेंज किया। तो बाय डिफ़ॉल्ट इनविजिबल होते हैं, मतलब ये अमेंडमेंट्स बाय डिफ़ॉल्ट विजिबल होते हैं। और जगह में क्या होता था कि बुक्स होगी, बुक्स ऑफ अकाउंट होगा, अगर बुक्स ऑफ अकाउंट होगा तो उसमें कुछ लिखा होगा तो फिर कटिंग होती थी,
मतलब आपकी कैश बुक लिखी जाती थी, पेन से लिखी जाती थी, उसमें कटिंग होती थी। तो वहाँ पर क्या होता था कि अमेंडमेंट ईजिली नहीं था, कटिंग शटिंग दिखाई देती थी। लेकिन यहाँ पर वनरेबिलिटी टू अमेंडमेंट है। दूसरी बात ये ईज़ ऑफ डुप्लीकेशन है, रिकॉर्ड्स डुप्लीकेट किए जा सकते हैं। वो डुप्लीकेट और ओरिजिनल के बीच में अंतर पहचानना बहुत मुश्किल होता है। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में क्या होता है कि कंट्रोल सप्लाई किए जाते हैं और उसमें सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो सीक्वेंस नंबर देते हैं, यूनिक आईडी देते हैं, ताकि रिकॉर्ड्स डुप्लीकेट नहीं हो पाएँ। डुप्लीकेसी से फाइनेंशियल लॉस हो सकते हैं। अगर एक ट्रांजैक्शन किया आप एक पर्टिकुलर टाइम पर किया है तो उसमें टाइम स्टैंप लग जाता है। बैंक जो है उसमें टाइम स्टैंप लगा देता है कि इस व्यक्ति ने इस टाइम पर किया और उसको एक यूनिक आईडी दे देता है। तो वहाँ पर इस वजह से डुप्लीकेशन नहीं होता है। लेकिन डुप्लीकेशन ना हो इसके लिए सिस्टम में मेहनत की जाती है। मतलब हमें एक तो वनरेबिलिटी टू अमेंडमेंट है, बाय डिफ़ॉल्ट इनविजिबल है, तो वहाँ पर लॉग्स की ज़रूरत होती है, एक सेपरेट प्रोग्रामिंग की ज़रूरत होती है जो लॉग्स क्रिएट करे। इसी तरीके से डुप्लीकेशन हो सकती है। डुप्लीकेशन है तो वो जो डुप्लीकेशन हो रहा है, जो जहाँ पर डुप्लीकेट कर रहा है, क्योंकि डेटा क्या है 0101 फॉर्म में है। आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट तो क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट रखा है, वो बुक्स ऑफ अकाउंट पेपर में है। पेपर में अगर आप लिख रहे हो तो वो डाई उसको रिकॉर्ड कर रही है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते हो। पेन यूज़ कर रहे हो तो एक तरह से पेन में जो इंक होती है वो डाई होती है एक तरह से, तो वो उसमें जब पेपर में चलती है तो पेपर में परमानेंट मार्क आ जाता है। तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो इतनी आसानी से। अगर चेंज करोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, उसमें कहीं ना कहीं मिटाने के निशान या कटिंग के निशान हो जाएंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, वो 0101 के फॉर्म में होते हैं, या और जब मूव कर रहे होते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के फॉर्म में होते हैं, तो ईजिली डुप्लीकेट किए जा सकते हैं। ये उसके अलावा क्या है, पेपर ट्रेल एवोपरेट हो गई है। इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोसेस ट्रांजैक्शन इनविजिबल फॉर्म में प्रोसेसिंग करते हैं। तो इनपुट और आउटपुट होता है अवेलेबल ऑडिटिंग के लिए। आप सिस्टम के अंदर लॉजिकली जाकर आपको ऑडिट करना पड़ेगा। मतलब इनपुट अवेलेबल होता है, आउटपुट अवेलेबल होता है। इसीलिए जो इनिशियल जो ऑडिटर्स थे उन्होंने ब्लैक बॉक्स अप्रोच अपनाई थी। ब्लैक बॉक्स अप्रोच और वाइट बॉक्स अप्रोच के बारे में हम पढ़ चुके हैं। उन्होंने ब्लैक बॉक्स अप्रोच अपनाई थी और ब्लैक बॉक्स ऑडिट मेथोडोलॉजी यूज़ करते थे वो ऑडिटिंग की। तो पेपर ट्रेल गायब हो गई। तो चूंकि पेपर ट्रेल गायब हो गई तो क्या हुआ कि अनऑथराइज अमेंडमेंट हो सकते थे, कोई अमेंडमेंट का भी ट्रेस नहीं होता था, रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो अगर कोई मान लिया सपोज ऑर्गेनाइजेशन एक इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस यूज़ कर रहा है, सप्लायर से, डिस्ट्रीब्यूटर से, बैंक से, आउटसाइड एजेंसीज से, तो वहाँ पर क्या है कि एश्योरेंस रखना बहुत मुश्किल हो जाता था। हो जाएगा। लेकिन क्या अब क्या है, लॉग्स हैं। बैंक्स में आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो, पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर्स हैं, लॉग्स हैं, वो क्रिएट हो जाते हैं जो डिलीट नहीं होते, तो पता चल जाता है किसने क्या ट्रांजैक्शन किया हुआ है। दूसरी बात, रिमोट एक्सेस। आज की डेट में अगर आपकी कंपनी से कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो आपके सिस्टम को हैक किया जा सकता है। कल की डेट में ऐसा नहीं हो सकता था। कल की डेट में आदमी को अकाउंट डिपार्टमेंट से कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी तो अकाउंट डिपार्टमेंट में आएगा, उसके अंदर घुसेगा, उस बुक्स को खोलेगा, उस बुक्स में वो डॉक्यूमेंट को पढ़ेगा। आज की डेट में क्या है कि आदमी बाहर बैठा हुआ है, कहीं पर भी बैठा हुआ है, वो सिस्टम के अंदर लॉजिकली घुस सकता है और वहाँ से वो डेटा उठा सकता है। उसे देखना है कि पैटर्न देखना है, 0101 के पैटर्न देखने और उन्हीं को चुरा लेना है। वहाँ पर जाकर पीप करना है, बाहर से पीप करना और वो उस इन्फॉर्मेशन को उठा लेना है, कॉपी कर लेना है। चाहे तो उस इन्फॉर्मेशन को डिस्टॉर्ट भी कर सकता है। तो अटैक्स की सिस्टम, इंटरनेट बाय इट्स वेरी नेचर, उसने क्या है, दुनिया को एक जो डिस्टेंसेज हैं वो जीरो कर दी हैं। अगर लॉजिकली कोई हैकर बहुत पावरफुल है, बहुत अच्छा हैकर है, तो उसके लिए दुनिया की डिस्टेंसेस जीरो हैं। तो इंटरनेट के यूज़ से जो और रिस्क हो गया। उसके अलावा क्या है कि आजकल आउटसोर्स प्रोसेसिंग होती है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स कर दी जाती है क्लाइंट को, तो वहाँ पर सिक्योरिटी और कंट्रोल स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो वो रिस्की भी हो गया। ओपन नेटवर्क है तो वहाँ और ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि ओपन नेटवर्क में क्या होता है कि सुपर इन्फॉर्मेशन हाईवे जिसे हम कहते हैं, यानी कि आप अगर इंफॉर्मेशन कहीं बाहर भेजना चाहते हो तो आपके लोकल सर्विस प्रोवाइडर के पास जाता है। लोकल सर्विस प्रोवाइडर एक जैसे यूएस अगर कोई इन्फॉर्मेशन जानी है तो बॉम्बे से लेकर यूएस के लिए लाइन है, एक ऑप्टिकल फाइबर की लाइन है, और वो लाइन बॉम्बे से है यूएस तक, और समुद्र के नीचे वो लाइन है ऑप्टिकल फाइबर की। तो उसमें वो ट्रैवल इन्फॉर्मेशन करेगी, और उस इन्फॉर्मेशन जो वो ट्रैवल कर रही है वो वहाँ पर
अरबों लोगों की, लाखों लोगों की इंफॉर्मेशन ट्रेवल हो रही है, लाखों सिग्नल, करोड़ों सिग्नल्स उसमें जा रहे हैं एक साथ। तो वो एक ओपन नेटवर्क है। इवन वो नेटवर्क में तो करोड़ों अरबों सिग्नल्स जा रहे हैं, कुछ कम सिग्नल्स जाते हैं। अगर इंडिया के अंदर अगर एक सर्विस प्रोवाइडर एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन भेज रहा है, लेकिन फिर भी वहाँ पर भी करोड़ों सिग्नल्स जा रहे हैं एक सेकंड में, एक साथ लाखों सिग्नल्स मूव कर रहे हैं। तो जब ओपन नेटवर्क में लाखों सिग्नल्स मूव कर रहे हैं तो वो रिस्क को बढ़ाता है। तो थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट, ऐसे ओपन नेटवर्क्स का इन्वॉल्वमेंट आपकी सिक्योरिटी को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ऑडिट रिस्क बढ़ जाता है बेसिकली। तो आपको अपने ऑडिट को ऐसे प्लान करना है कि ऑडिट रिस्क कम ही कम हो। तो कई ऑडिटर्स अब इस नतीजे पर पहुंचे हैं, और कई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट और कई इंस्टीट्यूट्स इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये ऑडिट मेथोडोलॉजी जो आज हम यूज़ कर रहे हैं वो इंडस्ट्रियल एज के लिए अप्रोप्रिएट थी, इंफॉर्मेशन एज के लिए अप्रोप्रिएट नहीं थी। और एक बात ध्यान रखा जाए कि अब सारी चीज़ इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होती जा रही है। मतलब आज की डेट में क्या होता है, एक फैक्ट्री में चीज़ों को रोबोटाइज्ड कर दिया जाता है। रोबोटाइज करने के बाद सेंसर्स होते हैं, तो वहाँ पर सेंसर्स उनको उस पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं। तो यानी कि आज की डेट में इंफॉर्मेशन एज बढ़ती चली जा रही है। तो जो ऑडिट मेथोडोलॉजी इंडस्ट्रियल एज के लिए सफिशिएंट थी, आज के लिए वो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि आज जो है पैराडाइम शिफ्ट हो गया है। आज की डेट में जो एसेट सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल हो गया है वो डेटा एसेट है, और उस डेटा एसेट को कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, उसमें कंट्रोल्स लगने हैं। वो डेटा एसेट बड़ी तेज़ी से मूव करता है, और उसकी मोबिलिटी ने एफिशिएंसी ला दी है, उसकी मोबिलिटी ने एफिशिएंसी ला दी है, और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बहुत प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, मैसिव प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, लेकिन रिस्क भी मैसिव बढ़ गया है। तो ऑडिट मेथोडोलॉजी जो अब आप यूज़ करोगे वो डिफरेंट टाइप के ऑडिट मेथोडोलॉजी यूज़ करोगे। तो बेसिकली आज की डेट में जो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई मिसस्टेटमेंट नहीं हो या फ्रॉड एंड एरर्स वो डिटेक्ट करो, वो सेम है, लेकिन रिस्क बढ़ गया है। और रिस्क इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने रिस्क को बढ़ा दिया है। पेपर एविडेंस नहीं है तो रिस्क बढ़ गया है, तो पेपर एविडेंस नहीं है, रिस्क बढ़ गया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने रिस्क को बढ़ा दिया है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वही रह गई हैं। तो इसका मतलब ऑडिट एफिशिएंसी आना, ऑडिट प्रोसीजर्स में एफिशिएंसी आना, नई तरीके से ऑडिट प्रोसीजर्स को यूज़ करना। पहले फिजिकल ऑडिट ट्रेल होती थी, अब लॉजिकल ऑडिट ट्रेल है। आपको सिस्टम के अंदर घुसकर लॉजिकली देखना पड़ेगा, और आप फिजिकली नहीं घुस सकते हो। तो यहाँ पर स्पेशल कंसिडरेशंस आ गए, सिक्योरिटी कंसर्न्स बढ़ गए, आपको ऑडिट प्रोसीजर्स रीडिफाइन करने पड़ेंगे। सिक्योरिटी के नए 3 डायमेंशंस आ गए, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी, जो कि पहले नहीं थे, क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी होती ही थी। एक अकाउंटेंट बैठा रहता था, अगर 1 साल पुराना डेटा हो गया तो उसको निकालने के लिए उस अकाउंटेंट की हालत ख़राब हो जाती थी। वो अकाउंटेंट बोलता था अपने सीनियर मैनेजमेंट से, सर मैं कल निकालूंगा या 15 दिन बाद निकालूंगा। उस इन्फॉर्मेशन को निकालना ही एक प्रॉब्लम थी। गोडाउन में जाएगा, गोडाउन में डॉक्यूमेंट देखेगा, फिर उसके बाद उसको लेकर आएगा, तो 2-4 दिन उसको इन्फॉर्मेशन को निकालने में लग जाते थे, फिर उस इन्फॉर्मेशन को लिखता था। आज की डेट में वो इन्फॉर्मेशन आपके ऑलरेडी अवेलेबल है, क्लिक ऑफ बटन में अवेलेबल है, ईजिली अवेलेबल है, और वो इन्फॉर्मेशन ईजिली डिराइव की जा सकती है और ईजिली भेजी जा सकती है। आज भी कई अकाउंटेंट बोलते हैं कि इन्फॉर्मेशन वो तो पुराने साल की इन्फॉर्मेशन है, निकालना बहुत डिफ़िकल्ट है। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो अकाउंटेंट वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो अकाउंटेंट चाहते नहीं है उनकी गलती निकले। वो ये चाहते नहीं है, कई बार मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन इसलिए नहीं देना चाहते हैं क्योंकि मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन देंगे तो हो सकता है उनकी गलती ना निकल जाए, क्योंकि वो उतने एफिशिएंट नहीं होते हैं। तो बेसिकली जब वो कह रहे होते हैं इस इन्फॉर्मेशन एज में, या तो ऑर्गेनाइजेशन प्रिमिटिव होता है, या अकाउंटेंट्स जो होते हैं वो इतने कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं, और या फिर तीसरी चीज़ ये है अकाउंटेंट वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। वो ये डरते हैं, कई बार डर भी रहे होते हैं कि उनकी गलती ना निकल जाए। तो आज की डेट में कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी का कॉन्सेप्ट उभर कर ही इसलिए आए क्योंकि इनके मायने हो गए। पहले आपने नहीं पढ़ा था कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी के बारे में, उतना नहीं पढ़ा जाता था पहले। जो अब ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स जो हैं वो ये सारे के सारे 95 या 90s के बाद आए, और ये तब आए जब से हमारा कंप्यूटराइजेशन बढ़ने लगा। जब विंडो 95 आया तो उसके बाद से ये सारी चीज़ें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये सारी चीज़ें इंडिया में काफ़ी बढ़ी।
वो इसलिए बढ़ी, उसका एक सिंपल रीज़न था कि अब इंफॉर्मेशन भागने लगी थी। और फिर वो कॉन्सेप्ट्स जो पहले कॉन्सेप्ट्स मीनिंगलेस थे, इमेटीरियल थे, अब वो मटेरियल हो गए अचानक। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी उतनी ज़्यादा मटेरियल नहीं थी, क्योंकि इनहेरेंटली कॉन्फिडेंशियलिटी रहती थी और अवेलेबिलिटी होना मुश्किल था। मतलब कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपने अकाउंटेंट से निकलवानी है तो भाई अकाउंटेंट्स की एक स्पेशल जगह होती थी, वो इन्फॉर्मेशन निकाल कर दे रहा है आपको, एक दिन के अंदर निकाल के या 1.5 दिन के अंदर इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो हाईली एफिशिएंट अकाउंटेंट होता था। आज की डेट में हाईली एफिशिएंट अकाउंटेंट हुआ है जो इंस्टेंटली इन्फॉर्मेशन दे दे आपको, आधे घंटे 15 मिनट में इन्फॉर्मेशन दे दे। और बल्कि आज की डेट में वो कंपनी ज़्यादा एफिशिएंट है जो कि इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट को क्लिक ऑफ बटन में अपने आप मिल जाए। अगर कंपनी में अकाउंटेंट आधे घंटे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो अकाउंटेंट एफिशिएंट है, लेकिन अकाउंटेंट का अगर आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो इसका मतलब टॉप मैनेजमेंट इनएफिशिएंट है। टॉप मैनेजमेंट ने अपनी कंपनी को इस लायक नहीं बनाया है कि वो अकाउंटेंट को बाईपास कर दे। उसको अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो अकाउंटेंट का रोल क्यों होना चाहिए? अगर वो इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन उसके पास आए, थोड़ा सा अकाउंटेंट की हेल्प ले ले। अकाउंटेंट, टॉप मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए और इजीली अवेलेबल होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती है क्योंकि टॉप मैनेजमेंट ही इतना कॉम्पिटेंट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके पास राइट पर्सपेक्टिव होना चाहिए। जब आप ऑडिट करने जाओ तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये टॉप मैनेजमेंट उतना कॉम्पिटेंट नहीं है, यहाँ पर अकाउंटेंट उतना कॉम्पिटेंट नहीं है, यहाँ पर सिस्टम उतना कॉम्पिटेंट नहीं है। ये चीज़ें सारी क्लैरिटी के साथ आपके ब्रेन में होनी चाहिए। तो इंटेग्रिटी और कंटिन्यूड अवेलेबिलिटी इन्फॉर्मेशन की हमें रखनी पड़ेगी, क्योंकि आज की डेट में क्या है, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। अवेलेबिलिटी नहीं है तो प्रॉब्लम है, और अवेलेबिलिटी होने की वजह से प्रॉब्लम्स भी हैं। इंटेग्रिटी मेंटेन करनी चाहिए। आज की डेट में क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन को बड़ी जल्दी वायलेशन किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में हम सुनते हैं कि एक हीरोइन की वीडियो वायरल हो गया, उसके बाद में वो कहती है मेरी तो ये बॉडी है ही नहीं, ये तो चेहरा किसी और का था। तो इंटेग्रिटी वहाँ पर वायलेट हो गई। ऑर्गेनाइजेशंस में और ज़्यादा इंटेग्रिटी वायलेट हो जाती है। अगर कोई बैंक का एटीएम है, बैंक का सेंट्रलाइज डेटाबेस है, उसमें मालूम पड़ा अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन चेंज हो गई, तो वहाँ पर इंटेग्रिटी रखना बहुत ज़रूरी है। और उसको इसी के साथ कॉन्फिडेंशियलिटी होनी बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटेग्रिटी दो सिक्के के अलग अलग पहलू हैं, एक सिक्के के तो अलग अलग पहलू हैं। तो इसे समराइज़ करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि भाई डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। डेटा के साथ जो है उसके पीछे एसेट भी इंपॉर्टेंट हो गया है। तो हम ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे और एज एन इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर हम डेटा को डिवाइड करेंगे, भाई कौन क्रिटिकल डेटा है, नॉन क्रिटिकल डेटा है, और उसी के साथ उसका बाकी एसेट्स भी डिवाइड होते जाएंगे। जो डेटा हाईली क्रिटिकल होगा उसके साथ सॉफ्टवेयर की भी क्रिटिकलिटी बढ़ जाएगी, उसके साथ हार्डवेयर की भी क्रिटिकलिटी बढ़ जाएगी। जैसे अगर एक बैंक का एटीएम है, अगर बैंक का सेंट्रलाइज डेटाबेस है, तो वहाँ पर जो डेटा है वो बहुत क्रिटिकल डेटा है। वो अकाउंट होल्डर्स की अकाउंट की इन्फॉर्मेशन है, वहाँ पर खातेदारों की इन्फॉर्मेशन है, बैंक के खातेदारों की वहाँ पर इन्फॉर्मेशन है। तो वो सर्वर भी इंपॉर्टेंट हो गया, वो डेटाबेस सॉफ्टवेयर भी इंपॉर्टेंट हो गया जो उसको मैनेज कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम जाएंगे तो हम ये देखेंगे, फैमिलराइज करेंगे अपने आप को कंट्रोल्स से कि कौन कौन से कंट्रोल्स हैं, और पर्टिकुलरली हम ये देखेंगे भाई वो कंट्रोल्स जो डेटा की वैल्यू उसी के अनुसार कंट्रोल्स लगे हैं कि नहीं लगे हैं। अगर डेटा की वैल्यू ज़्यादा है तो वहाँ पर कंट्रोल्स ज़्यादा लगने चाहिए। जैसे बैंक है, वहाँ पर जो अकाउंट होल्डर की इन्फॉर्मेशन सेंट्रलाइज डेटाबेस में रखी है, वहाँ पर वो जो रिसोर्स की वहाँ पर वैल्यू बहुत ज़्यादा है, उस इन्फॉर्मेशन रिसोर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर अच्छे कंट्रोल्स लगे होने चाहिए। उसके अलावा क्या है कि वो सिक्योरिटी पॉलिसी को एनालाइज करेगा। वो ये देखेगा जो क्रिटिकल डेटा है, क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल में वो डिवाइड कर देगा। क्रिटिकल डेटा जो है उसको भी वो टॉप सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल सेंसिटिव में डिवाइड कर देगा, और फिर वो ये देखेगा उस लेवल के कंट्रोल्स हैं कि नहीं है, उन क्रिटिकल डेटा को सिक्योर करने के लिए सिक्योरिटी मेजर्स लगे हैं कि नहीं लगे हैं, फायरवॉल्स लगी हैं कि नहीं लगी, इंक्रिप्शन लगा है कि नहीं, इंक्रिप्शन यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यूज़र आईडी का यूज़ होता है, पासवर्ड, स्मार्ट कार्ड्स, डिजिटल सिग्नेचर, सर्टिफिकेट्स, ये सब एडुकेट हैं कि नहीं हैं
क्योंकि यही सारी चीज़ें क्रिटिकल डेटा को सिक्योर रखेंगी। अगर ये चीज़ें नहीं है तो डेटा की इंटेग्रिटी वायलेट हो सकती है, डेटा एक्सपोज हो सकता है, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी वायलेट हो सकती है, और कई बार उसकी इंटेग्रिटी वायलेट होगी या कॉन्फिडेंशियलिटी वायलेट होगी तो डेटा मिट सकता है, जो हैकर उस डेटा को मिटा सकता है और अवेलेबिलिटी वायलेट कर सकता है। तो यानी कि सिक्योरिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटेग्रिटी मेंटेन करके कई बार आप अवेलेबिलिटी भी उसकी इंश्योर कराते हो। तो ऑडिटर को ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, उसको इंटेग्रिटी चेक्स देखने पड़ेंगे, कंट्रोल टोटल्स देखने पड़ेंगे, चेक डिजिट्स देखने पड़ेंगे, डिटेक्टिव कंट्रोल्स देखने पड़ेंगे, करेक्टिव कंट्रोल्स देखने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा डेटा का अमेंडमेंट जो होता है वो ऑथराइज्ड तरीके से होता है कि नहीं होता है, अनऑथराइज तरीके से डेटा चेंज तो नहीं होता है। अनऑथराइज तरह से चेंज ना हो डेटा के लिए, उसके लिए इंटेग्रिटी चेक्स हैं, कंट्रोल टोटल हैं, चेक डिजिट्स हैं, इनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और करेक्टिव कंट्रोल्स और डिटेक्टिव कंट्रोल्स हैं, मतलब डिटेक्टिव कंट्रोल्स पहले ही हमें डिटेक्ट करवा देंगे और करेक्टिव कंट्रोल्स करेक्ट करने के लिए लगे होते हैं। इसके बाद हम ये देखेंगे कि डुप्लिसिटी तो नहीं हो रही है, उसमें भी कंट्रोल्स लगें कि नहीं लगें। आपका जहाँ पर सीक्वेंस नंबर यूज़ होना है वहाँ पर सीक्वेंस नंबर यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जहाँ पर रैंडम नंबर जनरेट होना है तो वहाँ पर रैंडम नंबर जनरेटर है कि नहीं है, क्योंकि दोनों की अपनी ज़रूरत है। कई जगह पर जो भी ट्रांजैक्शन है वो सीक्वेंस नंबर में होना चाहिए, कई जगह पर रैंडम नंबर जनरेट करने की ज़रूरत होती है, जहाँ पर वन टाइम पिन का यूज़ करते हैं। आप जैसे अपने बैंक की साइट में लॉगिन कर रहे हो या ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो तो वहाँ पर रैंडम नंबर जनरेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो वो सेफगार्ड्स लगे हैं कि नहीं लगे हैं, डुप्लिसिटी को रिमूव करने के लिए वो सेफगार्ड्स लगे हैं कि नहीं लगे हैं। फिर ऑडिटर को ये देखना पड़ेगा ऑडिट ट्रेल है कि नहीं है, हिस्ट्री ऑफ ट्रांजैक्शंस वहाँ पर है कि नहीं है। इन सब चीज़ों को से एनालाइज करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा सही तरीके से कंट्रोल्स लगे हैं कि नहीं लगे हैं, क्योंकि सही तरीके से कंट्रोल्स लगे हैं तो रिस्क कम हो जाएगा। जितना सोफिस्टिकेटेड आईटी इन्वायरमेंट होगा उतना ज़्यादा रिस्क होगा, और जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा ऑडिटर को केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि पहले जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ऑडिटर की फ्रॉड के रिस्क के रिगार्डिंग और मटेरियल मिसस्टेटमेंट के रिगार्डिंग, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आज भी है, लेकिन रिस्क बढ़ गया है क्योंकि सोफिस्टिकेटेड आईटी इन्वायरमेंट आ गया। जितना सोफिस्टिकेटेड आईटी इन्वायरमेंट होगा उतना रिस्क होगा वहाँ पर। तो अगर हम इसे समराइज़ करें तो हम ये कह सकते हैं कि सोफिस्टिकेटेड आईटी इन्वायरमेंट के कारण एफिशिएंसी बढ़ी है लेकिन रिस्क भी बढ़ा है, और रिस्क बढ़ा है लेकिन ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वही है, ऑब्जेक्टिव ऑडिट ऑब्जेक्टिव वही रहा है। तो ऑडिट ऑब्जेक्टिव वही रहा है तो उसको उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए उसे ये देखना पड़ेगा उसकी एक्सटेंड ऑडिट प्रोसीजर सही है कि नहीं सही है, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर सही है कि नहीं सही है। उसको ऐसे टूल्स यूज़ करने पड़ेंगे कि वो ऑडिट कर सके। जैसे कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स हैं उनका यूज़ करना पड़ेगा ताकि वो ईजिली उन चीज़ों को ऑडिट कर सके, क्योंकि अब उसे लॉजिकली ऑडिट करना है, लॉजिकली सिस्टम के अंदर कई जगह पर घुसना पड़ेगा। वो फिजिकल ऑडिट नहीं कर सकता, कई जगह पर क्या है ट्रेल्स हैं कि नहीं है, लॉग्स हैं कि नहीं है, तो उसी के अनुसार अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को चेंज करना पड़ेगा। और ये देखना पड़ेगा ऑडिट रिस्क सफिशिएंटली लो हो, क्योंकि रिस्क बहुत बढ़ गया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से रिस्क बहुत बढ़ गया है, तो ऑडिट रिस्क भी बढ़ गया है। तो ऑडिट रिस्क को उसको उसी पुराने लेवल तक लेकर आना पड़ेगा। और ऑडिट रिस्क को ऑडिटर कैसे लेकर लो करके आएगा, वो ऑडिट प्रोसीजर्स के थ्रू लेकर आएगा। तो यानी कि उसको अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को अमेंड करना पड़ेगा। मैनेजमेंट कैसे लेकर आएगा, वो कंट्रोल्स लगा के लेकर आएगा। यानी ऑडिटर को ऑडिट प्रोसीजर्स एक्सटेंट ऑफ चेकिंग बढ़ानी पड़ेगी, तब ऑडिट रिस्क कम होगा। मैनेजमेंट का रिस्क कब कम होगा, जब